हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर के अंतर्गत कोशिका का समान परिचय, संरचना तथा प्रकार के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमने उस प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया हो, जिसका आगामी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन की बात हो रही है तो यहाँ पे साइटोलॉजी हो जाएगा, जो कोशिका का अध्ययन कहलाती है। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही हम कोशिका का निश्चल का अध्ययन करते हैं। अब इसका जो आविष्कारक है कोशिका का, जिसे खोज किसने किया था, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डार्क डार्क डैश में देख कर की थी, तो पतली कॉर के टुकड़े के रूप में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की डैश में की थी, तो तालाब के जल में इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में से एक है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है, तो यहाँ पे दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर है, तो कोशिका सिद्धांत पर है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम.जे. स्लीडन अर्थात थियोडोर स्वान थे। ये दो वैज्ञानिक थे जो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिए थे। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्लीडन था टिस्वान। इन्होंने ही प्रस्तुत किया था कि सभी जीव जंतु पौधे जो भी हैं कोशिका से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन का क्या मूलभूत इकाई है। अगर कोशिका समाप्त हो जाती है तो जीवन क्या है, समाप्त हो जाती है। यह किसने दिया था, तो एम स्लीडन था टिस्वान ने। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। रुडोल्फ विर्चो थे जो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, तो वायरस हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो नाभिक या केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, तो मोनेरा जगत में, यानी किंगडम मोनेरा। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है, तो अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति से। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है इसमें, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, तो पादप कोशिकाओं में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, उसकी अनुपस्थिति होती है। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, तो अर्ध पारगम्य है। लिपिड क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार होते हैं। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, तो प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, तो विसरण हो जाएगा।
उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं, तो सक्रिय आवागमन कहते हैं। इनके में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है, तो कोशिका भित्ति ये प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज भित्ति किस किस सेलों में पाई जाती है, तो पौधों के सेलों में। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है, तो पारगम्य प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो माइकोप्लाज्मा में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होती है, तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। संरचनाओं के कौन से युग्म पराय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। लिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो कोशिका कला, कोशिका द्रव्य केंद्रक। डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। लिखित कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है, राइबोसोम होगा। लिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु। लिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका लंबी है, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। राइबोसोमस किससे बने होते हैं, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से। कोशिका शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ह्यूक ने दिए थे। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्या है, जल अपघटन एंजाइम होता है। कोशिका का पर हाउस कौन है, तो माइक्रोकांड्रिया। इष्ट क्या है, तो यूकेरियोटिक है। सभी कवक सदैव कहते होते हैं मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय कहाँ होता है, ग्लाइकोजन या तेल। आरएनए इस रचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है, यूरेसिल होता है। लिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 एम होता है। माइक्रो नहीं होता है, अब हो जाएगा 10⁻10 माइक्रो। एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, प्रोटीन हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया 1839 में, तो किसने किया था, तो सालिडन एवं स्वान ने। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है, तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यदि कोशिका के राइबोसोमस नष्ट कर दिया जाए तो क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं होगा। न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। आरएनए का मुख्य कार्य बताएं, तो हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए क्या है, सहायता करते हैं। डीएनए का मूल मात्रा क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। कोशिका सूक्ष्मता जीव कोशिका क्या है, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव की बात हो रही है, तो वहाँ पे माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। प्याज को छीलने या काटने पर आंसू में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण हो सकता है, तो प्याज की कोशिकाओं में क्या है, विद्यमान जो गंधक होता है उसके कारण क्या है, आंसू आ जाती है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो माइक्रोकांडिया में। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है, तो न्यूक्लियस द्वारा। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो कोशिका भित्ति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो केंद्रक झिल्ली। माइक्रोकांड्रिया का मुख्य कार्य की बात करें, कोशिका शरीर में कैसे क्या करता है, तो उसका रिसेप्शन का कार्य करती है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक पर परीक्षित किया जा सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तारक केंद्रक पाए जाते हैं प्राणी कोष में। प्रकाश संश्लेषी वर्धक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं थालेकाइड्स। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइक्रोकांड्रिया। जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। गाल्जिकाएं उत्पन्न होती है अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से। निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिका में कौन सी है जो बिना न्यूक्लिक या न्यूक्लियाई है? तो वाहिनी कोशिका हो जाएगा। संरचनाओं के कौन से युग प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो क्लोरेला। पके हुए टमाटर का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। 1831 में एक कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेलुलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में। कोशिका किस के कारण स्फीत हो जाती है? अंतःपराशरण के कारण। अतिवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में असमर्थ है तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जीव की मूलभूत इकाई की बात करें तो कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में। कंट्रैक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? काइटिन की होती है। सितारे में प्लाज्मा बनने का कारण है कम दबाव के कारण। डाट डाट एक बहुकोश की जीव है तो एगेरिकस है। किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डाट डाट के घोल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। डाट डाट कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उन गैसों पानी में प्रवेश को रोकता है तो सुबेरियन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डाट डाट कहा जाता है तो जीन। प्रोटीन संश्लेषण में सारे इवेंट से एक डाट डाट का निर्माण होता है mRNA प्रोटीन। कणों की गति ऊर्जा डाट डाट में अधिकतम होती है तो प्लाज्मा में। डाट डाट पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है पेरेनकाइम। पादप कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है जो बना है कैल्शियम और पोटेशियम से। आप देख लेते हैं पादप में श्वसन प्रक्रिया कैसी चलती है। इसमें है पहला प्रश्न, श्वसन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? श्वसन के मुख्य प्रकार में बात हो रही है वायवीय प्रकार है यानी आक्षिक श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्षिक श्वसन। आक्षिक श्वसन के चरण कौन से है? तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र etc। ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? तो मेयरहॉफ एम्बेडेन पारनॉस ने। ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को। श्वसन पथ किस प्रकार का पथ है? तो एम्फिलिबोलिक है। श्वसनीय क्रियाधार कौन से है? कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। ग्लाइकोसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में हो जाएगा।
हैश क्रेब ने किसकी खोज की थी? टीसीए का चक्र का। क्रेब चक्र की शुरुआत किससे होती है? तो साइट्रिक अम्ल से। शोषण के दौरान विमुक्त CO2 के मुकाबले प्रयुक्त OT की मात्रा अधिक हो तो वह पदार्थ होगा प्रोटीन कार्बनिक अम्ल। RQ क्या है? तो ताप गुणांक हो जाएगा। अनाक्षिक शोषण में RQ गुणांक होता है, अनंत होता है। रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? श्वसन दर। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? माइक्रोकांड्रिया में। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? EMP पौध। टीसीए चक्र के अंत में कुल लाभ होगा 6 नेड प्लस 2 फैड प्लस 2 जीटीपी। क्रेब चक्र व ग्लाइकोसिस के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो एसिटाइल हो जाएगा, COA। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का सबसे संबंध किससे है? माइक्रोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली से इलेक्ट्रॉन का परिवहन तंत्र होता है। किसका RQ मान 1 से कम होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। क्रेब चक्र वह एंजाइम है जो प्रथम उत्पाद बनाता है सिट्रेट सिंथेटेज का। सभी प्रकार के जीवों में क्या होता है? कोशिका होती है, शोषण प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन शोषण होता है और ग्लाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। सर्वप्रथम एवं आसानी से ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी? तो कार्बोहाइड्रेट्स होगी। ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2। बैक्टीरिया का शोषण स्थल होता है मिसोसोम। वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है ग्लूकोज कहलाता है। क्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? माइक्रोकांड्रिया के मैट्रिक्स में। ऑक्सीजन शोषण में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 38। पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? ग्लाइकोलाइसिस का। अब अवायवीय शोषण में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 2 होता है। ग्लूकोज किस चक्र का प्रथम अवयव है? ग्लाइकोलाइसिस का। RQ को ज्ञात करने का सूत्र विमुक्त C2 आयतन प्लस प्रयुक्त O2 का आयतन। EMP ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन शोषण में अंतिम उत्पाद की बात करें तो जल CO2 प्लस ऊर्जा। अनोक्सिक शोषण में अंतिम उत्पाद है एल्कोहल MCO2। पौधों में उपस्थित शोषण अंग कौन सा है? पत्तियां, तना, जड़। ये क्या है? शोषण अंग है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर शोषण दर क्या होती है? दोगुनी होती है। वातरंध्र एवं रंध्र क्रमशः किसमें पाया जाता है? तना एवं पत्तियों। पादप में शोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? दिन एवं रात दोनों में होती है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसका RQ मान 1 से अधिक होता है? तो कार्बनिक अम्ल का। किस प्रक्रिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है? किण्वन के कारण। अनाक्सिक शोषण में पायरुविक अम्ल का अंतिम उत्पाद C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी मिलकर क्या है? अनाक्सिक पायरुविक अम्ल का अंतिम उत्पाद करते हैं। पदार्थों में शोषण दर मानव शोषण दर की तुलना में होती है तो धीमी होती है। ईस्ट कोशिका में सर्वप्रथम किण्वन को किसने खोजा था? पाश्चर ने। ऊर्जा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? फास्फोरस की। ऑक्सीजन शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 686 किलो कैलोरी। क्रेब्स चक्र के उत्पादों का सही क्रम की बात करें, सक्सिनिक, फ्यूमेरिक, मौलिक अम्ल। पौधों में शोषण दर प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक हो तो वृद्धि दर कम हो जाएगी। ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो Q10 से। कौन सी प्रक्रिया अनाक्सिक शोषण में उभयनिष्ठ है? तो ग्लाइकोलाइसिस। किसके निर्माण में किण्वन होती है? तो एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब बनाने में क्या होती है? किण्वन की आवश्यकता होती है। इस किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन सी है? इसकी बात होगी तो एथेनॉल CO2 हो जाएगा। अधिक जल अवशोषण व कम वाष्पोत्सर्जन से घटित होता है बिंदु स्त्राव। ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है? तो 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एसिटिल COA3 कॉर्बन
अनाक्सिक शोषण के समान उत्पाद की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। पादपों के उपापचय क्रिया मुख्यतः किस पर आधारित है? कार्बनिक अम्ल पर हो जाएगा। पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होते हैं? रेगिका में। शराब के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे शराब में क्या है, एल्कोहल बन रही है, तो यहाँ पे किण्वन का प्रयोग होगा। लिखित में से कौन सा दोहरा पथ है? क्रेब्स चक्र होगा। F0 F1 का कण का संबंध किससे है? तो एटीएस। साइटोक्रोम क्या है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता। कोशिकीय शोषण में अंतिम रूप से क्या बनता है? एटीपी। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? O2 यानी ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के RQ का मान कितना होगा? 1 होगा। ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत कौन सा है? ग्लूकोज। अगर विमुक्त CO2 का आयतन प्रयुक्त O2 के आयतन से अधिक हो तो शोषणीय पदार्थ कौन सा होगा? कार्बनिक अम्ल बनेगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? ATP प्लस H2O। क्रेब्स चक्र के एक पथ में कितने नैद बनते हैं? NADH 3 बनते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाले अल्फा कीटोग्लूटामिक में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 5 हो गए। ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम रेखीय पद कौन सा है? तो फास्फोरिलीकरण। ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से किस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। कौन सा अम्ल क्रेब्स चक्र में शामिल नहीं है? तो एसिटिक अम्ल होगा। तीसरे चक्र के दोनों पथ में कुल कितने ATP का निर्माण होता है? 24 ATP। तो फ्रेंड्स, आज का हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लिया है ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाए, अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। आने वाली आगामी एग्जाम RRNT होने वाली है, तो उसमें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।